हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने के लिए बोले थे आपको लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड। आज उसी को डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मोल कंसेप्ट का पार्ट 18 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 17 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 17 देख लें। इसका आंसर होगा 75%। मतलब एक्सेस रिएजेंट जो है वो 75% लेफ्ट बच गया है। जैसे देखिए, आपके पास इक्वल वेट है कॉपर और I2 का, तो मान लीजिए कि दोनों का वेट जो है x ग्राम है, लेट द मास बी x, या फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप मान सकते हैं दोनों का 1-1 ग्राम है। 1 ग्राम कॉपर है और 1 ग्राम आयोडीन है। तो इससे आप मोल निकाल सकते हैं, वेट अगर पता है तो मोल होता है वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल। तो वेट ऑफ 1 मोल, कॉपर का 1 मोल का वेट होता है 63.5 ग्राम, या फिर ग्राम मोलिकुलर मास आप बोलिए, कॉपर का ग्राम मोलिकुलर मास होता है 63.5 ग्राम। और I2 का, आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127 ग्राम। तो I2 का ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा? एक आयोडीन में 2 आयोडीन एटम होता है आयोडीन गैस में, तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा 127 इंटू 2, मतलब 1 मोल I2 गैस का वेट होगा 254 ग्राम। यही तो आपका जीएमएम होता है, वेट ऑफ 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 होगा टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल, या फिर डिवाइडेड बाय जीएमएम, तो x डिवाइडेड बाय 254। तो मोल ऑफ कॉपर और आयोडीन फाइंड आउट हो गया, x बाय 63.5 और x बाय 254। तो इन दोनों का मोल का रेशियो क्या है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर इज टू नंबर ऑफ मोल ऑफ I2, ये 4:1 है। इसका रेशियो जब आप लीजिएगा x डिवाइडेड बाय 63.5 इज टू x डिवाइडेड बाय 254, ये एक्चुअली में 63.5 इंटू 4 254 होता है, तो 4:1 के रेशियो में है। मतलब जितना मोल आयोडीन का होगा उसका 4 टाइम्स मोल कॉपर का होगा, अगर दोनों का सेम मास रहेगा तब। अगर आप 1 ग्राम मानिएगा तो इसको 1 डिवाइडेड बाय 63.5 लिखिएगा, इसको 1 डिवाइडेड बाय 254। तो हमेशा जो है आयोडीन से 4 टाइम्स रहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर। और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आप चाहते हैं तो सिंपल मान लीजिए कि 254 ग्राम है दोनों। तो अगर 254 ग्राम है कॉपर तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर हो जाएगा 254 बाय 63.5, 4 होगा। और नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन होगा 254 डिवाइडेड बाय 254, 1। तो 4:1 के रेशियो में आएगा, कुछ भी आप मानिए यही आएगा। तो मोल का रेशियो पता चल गया 4:1 है। अब आप मान लीजिए कि आयोडीन का पी मोल है तो कॉपर का 4p मोल होगा, 4 टाइम्स, या फिर 1 मोल और 4 मोल मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आयोडीन का पी मोल तो कॉपर का 4p मोल होगा। अब रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन तो हम बता ही दिए थे, कॉपर प्लस I2 से CuI2 होगा, ये बैलेंस्ड है। इसके बाद आपके पास p मोल और 4p मोल है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब जितना मोल कॉपर का है उतना ही मोल I2 का चाहिए। तो यहाँ 4p मोल है तो 4p मोल चाहिए, लेकिन आपके पास p मोल ही है, तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया आयोडीन गैस। तो एक्सेस रिएजेंट हो गया कॉपर, कॉपर का आपके पास ज्यादा मोल है। तो प्रोडक्ट जो है हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है। तो 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो p मोल से p मोल बनेगा। एक्सेस में कॉपर है तो 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्शन करता है, तो p मोल के साथ p मोल ही रिएक्शन करेगा। तो p मोल रिएक्शन करेगा और बच जाएगा आपके पास 3p मोल। तो एक्सेस रिएजेंट कितना है? 3p मोल आपके पास एक्सेस में है। तो 3p मोल एक्सेस में है और टोटल 4p मोल है। तो परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना होगा, मतलब कितना परसेंट आपके पास ज्यादा है? तो परसेंटेज होगा 3p डिवाइडेड बाय 4p इंटू 100। तो ये जो है 3/4 इंटू 100 होगा, 75%। इसी में अगर आप सिंप्लीफिकेशन के लिए मानते कि 1 मोल आयोडीन का है और 4 मोल कॉपर का है, तो यहाँ 1 मोल आयोडीन 4 मोल कॉपर रहता। 1 मोल के लिए 1 ही मोल कॉपर का यूज होता, तो आपके पास 3 मोल बच जाता। तो एक्सेस में आपके पास 3 मोल है और टोटल 4 मोल है, तो 3/4 फाइनली वही चीज होता। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप 1 और 4 भी मान सकते हैं, हम p से लेके किए हैं। अब एक और पॉइंट, ये तो आपका मोल परसेंट हो गया, क्योंकि मोल का ही रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो मोल परसेंट होना चाहिए, मास परसेंट भी यही होगा, क्योंकि
दोनों केस में आपके पास कॉपर ही है, तो 3p मोल का वेट कितना होगा? 3p मोल का वेट होगा 3p इंटू ग्राम मोलिकुलर मास। 4p मोल का वेट होगा 4p इंटू ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही मोल परसेंट भी है और यही मास परसेंट भी है। तो परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट आपके पास 75% है। आपके पास जितना है उसका 25% ही यूज होगा और 75% लेफ्ट बच जाएगा। परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, यही तो पूछ रहा था। 75% बच जाएगा। इसी को आप दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं कि मोल कितना होगा, W/63.5 और W/254, ये कॉपर और आयोडीन का मोल हो गया। तो कॉपर रिएक्ट कितना होगा, एक आयोडीन के साथ एक कॉपर रिएक्ट होता है, तो W/254 मोल आयोडीन के साथ W/254 कॉपर का रिएक्ट होगा। जितना आयोडीन का है उतना ही मोल कॉपर का रिएक्ट होगा। तो अनरिएक्टेड कॉपर कितना बच जाएगा, आपके पास टोटल इतना है, उसमें से इतना रिएक्शन में पार्ट लिया, तो दिस माइनस दिस, जो अनरिएक्टेड बच जाएगा। टोटल में से इतना अगर आप घटा दीजिएगा तो यही हो जाएगा अनरिएक्टेड कॉपर। तो ये बच गया, आपके पास टोटल इतना था, तो परसेंटेज हो जाएगा 3W/254। ये एक्चुअली में 4W/254 माइनस W/254, ये 3W/254 है। तो दिस अपॉन W/63.5, ये तो फ्रैक्शन हुआ, इंटू 100 कर दीजिएगा तो परसेंटेज आ जाएगा। मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100, यही तो मोल परसेंट होगा और यही मास परसेंट भी हो जाएगा, क्योंकि सेम ही एटम है तो इसका मोल का रेशियो या फिर मास का रेशियो सेम ही होगा, क्योंकि जितना मोल उसको GMM से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मास हो जाएगा। सिमिलरली टोटल मोल्स में भी GMM से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल मोल का मास हो जाएगा। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, मतलब अनरिएक्टेड कॉपर लेफ्ट, उसका रेशियो हमेशा सेम ही होगा। तो इसलिए मास परसेंट और मोल परसेंट दोनों 75% ही आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब मास परसेंट पूछ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ A एंड 6 मोल्स ऑफ Z आर मिक्स्ड विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ C। यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ C, आर मिक्स्ड, यहाँ D लिखिए, आर मिक्स्ड विथ सफिशिएंट एंड मेड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। और रिएक्शन आपको दिया है किस तरह से A और Z मिक्स होके B बनता है और ये फिर B जो है C के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम मोल्स ऑफ F दैट कैन बी प्रोड्यूस। तो F का कितना मैक्सिमम मोल प्रोड्यूस हो सकता है ये आपको बताना है। आपके पास 5 मोल्स A का है और 6 मोल Z का है और सफिशिएंट अमाउंट में C है, मतलब आपको जितना C का जरूरत होगा उतना आपके पास है, ये सफिशिएंट है। तो F का कितना मोल बनेगा, सबसे पहले देखिए A और Z से B बनेगा, तो इसमें 1:2 के रेशियो में नहीं है A और Z का मोल्स। A अगर 5 है तो Z का 10 मोल्स चाहिए था डबल, वो नहीं है, तो एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 चाहिए, है आपके पास 6 मोल, तो ये कम है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये एक्सेस रिएजेंट होगा। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है। तो 2 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 1 मोल बनता है, मतलब जितना Z का रहेगा उसका हाफ बनेगा। तो 6 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मोल B का बनेगा और आपके पास 6 मोल के लिए 3 मोल A का चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 मोल के लिए 1 मोल A का चाहिए, तो 6 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 2 मोल A का बच जाएगा, मतलब ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। 3 ही मोल रिएक्शन करेगा 6 मोल के साथ, तो 2 मोल अनरिएक्टेड बच जाएगा। अब आपके पास 3 मोल B है और C सफिशिएंट है, मतलब ये आपको जितना चाहिए उतना है आपके पास। तो 3 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मोल Z का बनेगा और 3 मोल F का बनेगा। तो मोल ऑफ F कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता है, 3 मोल। गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपके पास Z जो था वो लिमिटिंग रिएजेंट में था, A आपके पास बचा हुआ है और जब B प्लस C रिएक्शन किया है तो फिर से Z बन गया है, तो A भी है आपके पास और Z भी है, तो ये फर्दर A प्लस Z से रिएक्शन करके फिर B बनाएगा, फिर B जो है C के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से Z प्लस F बनेगा। अब आपके पास 3 मोल F बना है और यहाँ 3 मोल Z है।
रिएक्शन होने के बाद एक स्टेप हो गया है कंप्लीट। अब 3 मोल के क्रॉसपोंडिंग 1.5 मोल चाहिए ए का, मतलब 2 मोल जो था उसमें से 1.5 मोल फर्दर रिएक्शन करेगा, 0.5 मोल फिर बच जाएगा। यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि 3 मोल के लिए 1.5 मोल ही चाहिए, आपके पास 2 मोल है, तो ये फिर से एक्सेस रिएजेंट में है, तो 0.5 मोल बच जाएगा आपके पास। और 2 के क्रॉसपोंडिंग 1 मोल बनता है, तो 3 के क्रॉसपोंडिंग 1.5 मोल बनेगा। अब 1.5 मोल बना है, अब फिर से 1.5 के क्रॉसपोंडिंग 1.5 मोल जेड का बनेगा और 1.5 मोल एफ का बनेगा। तो 3 मोल फर्स्ट स्टेप में बना, उसके बाद फिर फर्दर 1.5 मोल बना है एफ का, और आपके पास जेड है 1.5 मोल और ए अभी भी बचा हुआ है 0.5 मोल, तो ये फर्दर जेड है 1.5 मोल जो है ये 0.5 मोल ए के साथ रिएक्शन करेगा। अब इस केस में 0.5 मोल के लिए 1 ही मोल चाहिए जेड, लेकिन आपके पास 1.5 मोल है, कहने का मतलब जेड ज्यादा है, या फिर आप बोल सकते हैं ए का अमाउंट कम है। 1.5 मोल के लिए 0.75 मोल ए का चाहिए था, जबकि 0.5 मोल ही है आपके पास, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये एक्सेस रिएजेंट। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है, तो इस केस में ए डिसाइड करेगा, तो 1 मोल से 1 मोल बी का बनता है, तो 0.5 मोल से 0.5 मोल बी का बनेगा थर्ड स्टेप में। अब 0.5 मोल से 0.5 मोल जेड का और 0.5 मोल एफ का बनेगा, तो 3 मोल फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में 1.5 मोल, फिर प्लस 0.5 मोल, तो ये 5 मोल हो जाएगा। अब फर्दर जेड जो है यहाँ रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास ए बचा हुआ ही नहीं है, अगर ए रहता तो पिछले स्टेप का ही 1.5 मोल तो खपत नहीं हो पाया है, तो फर्दर ये जेड कहाँ से रिएक्शन करेगा? 0.5 मोल के करस्पॉन्डिंग 1 ही मोल खपत हो पाया है और 0.5 मोल बच गया है, तो यही अभी रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो अगला स्टेप वाला 0.5 मोल कहाँ से आप रिएक्शन करवाइएगा? तो अब जाके रिएक्शन बंद हो गया जब ए पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो आपके पास टोटल 5 मोल एफ प्रोड्यूस हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, सॉरी मैक्सिमम मोल्स ऑफ एफ दैट कैन बी प्रोड्यूस इक्वल टू 5। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन है कि पहले 5 मोल प्लस 6 मोल में 3 मोल बनेगा बी का, और 2 मोल बच जाएगा ए का, और 3 मोल जो बी का है 3 मोल से 3 मोल जेड का बनेगा और 3 मोल एफ का बनेगा, एफ का 3। अब ये 3 मोल यहाँ चला गया 2 मोल ए के साथ रिएक्शन करने के लिए, 2 मोल प्लस 3 मोल से लिमिटिंग रिएजेंट फिर से यही वाला है, तो 3 मोल के करस्पॉन्डिंग 3/2 मोल बनेगा बी का। जेड का हाफ बनता है, ए प्लस 2 जेड से बी है, तो जितना जेड रहेगा उसका हाफ बनेगा बी का, तो 3 मोल से 3/2 मोल। अब आपके पास 3 मोल के करस्पॉन्डिंग 1.5 मोल ए का यूज हो गया, तो 0.5 मोल ए का अभी भी बचा हुआ है। अब ये 3/2 मोल बी के करस्पॉन्डिंग 3/2 मोल जेड का बनेगा और 3/2 मोल एफ का बना है, तो आपके पास एफ हो गया टोटल 3 + 1.5 मोल। अब ये 3/2 मोल जेड का फर्दर 0.5 मोल ए जो है उसके साथ रिएक्शन करेगा, 0.5 मोल ए और 3/2 मोल जेड, तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट ए है, तो ए के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा ए + 2 जेड से बी, तो 1 से 1 मोल बन रहा है बी का, तो 0.5 मोल से 0.5 मोल बनेगा बी का। इस केस में ये एक्सेस में है, तो 1 ही मोल जेड का खपत होगा, ए + 2 जेड है तो ए के करस्पॉन्डिंग 2 मोल चाहिए, तो 0.5 के करस्पॉन्डिंग 0.5 का डबल, तो 1 मोल चाहिए जेड का, तो आपके पास 3/2 मोल है, तो 0.5 मोल जेड का बच जाएगा। अब ये 0.5 मोल जो बी का बना है इससे 0.5 मोल जेड और 0.5 मोल एफ का बनेगा, तो यहाँ भी एफ प्रोड्यूस हो रहा है। अब फर्दर रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आपके पास ए बचा हुआ ही नहीं है, जबकि जेड तो पहले रिएक्शन में ही बचा हुआ है 0.5 मोल, फर्दर 0.5 मोल हो गया 1 मोल, लेकिन आपके पास ए ही नहीं है जो कि रिएक्शन करके फिर से बी बना है, फिर बी से फर्दर एफ बन सके, तो 3 जगह एफ बनेगा, एक बार 3 मोल, उसके बाद 1.5 मोल, उसके बाद 0.5 मोल, तो टोटल एफ का 5 मोल प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपके पास बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ 3Mn3O4 प्लस 8 अल्मोनियम से 4Al2O3 प्लस 9 Mn बनता है। अब आपको बताना है कितना मोल Mn3O4 का कितना मोल अल्मोनियम के साथ रिएक्शन करे तो मिनिमम 6 मोल Al2O3 का प्रिपेयर हो जाए और मिनिमम 15 मोल Mn मैंगनीज का प्रोड्यूस हो जाए। तो इसके लिए भी आपको दोनों को अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा। पहले मान लीजिए कि इसका X और इसका Y मोल रिएक्शन किया तो आपको Al2O3 का 6 मोल प्रोड्यूस हो गया, तो आपको 6 मोल प्रोड्यूस करना है। तो देखिए 8 मोल के करस्पॉन्डिंग 4 मोल, मतलब Al2O3 का डबल चाहिए अल्युमिनियम, जितना अमाउंट Al2O3 का प्रिपेयर करना है उसका डबल। तो 6 मोल प्रिपेयर करना है तो इसका डबल 12 मोल चाहिए आपको अल्युमिनियम का, और इसी का करस्पॉन्डिंग 3:8 के रेशियो में चाहिए। 8 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, 8 मोल अल्युमिनियम के लिए 3 मोल चाहिए Mn3O4, तो 1 मोल के लिए 3/8 मोल चाहिए, तो 12 मोल अल्युमिनियम चाहिए, तो 12 मोल के करस्पॉन्डिंग 3/8 इंटू 12, तो ये जो है 4.5 मोल्स आएगा। तो 4.5 मोल्स अल्युमिनियम, सॉरी 4.5 मोल्स Mn3O4 12 मोल अल्युमिनियम के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो 6 मोल Al2O3 का प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये तो फिक्स हो गया 6 मोल, और मैंगनीज का कितना मोल प्रोड्यूस होगा अब किसी से आप निकाल सकते हैं। 3 मोल के करस्पॉन्डिंग 9 मोल बनता है, मतलब जितना Mn3O4 का रहेगा उसका 3 टाइम्स, तो 4.5 मोल के करस्पॉन्डिंग इसका 3 टाइम 4.5 इंटू 3, तो 13.5 मोल प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली आप अल्युमिनियम से भी निकाल सकते हैं। 8 मोल के करस्पॉन्डिंग 9 मोल बनता है, तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 9/8 मोल, तो 12 मोल के करस्पॉन्डिंग 9/8 इंटू 12, तो ये जो है 2 3, तो 27/2 13.5 मोल मैंगनीज का बनेगा। आंसर तो सेम आना ही था। अब आप बताइए कि ये आंसर होगा या नहीं होगा कि 4.5 मोल Mn3O4 और 12 मोल अल्युमिनियम रिएक्ट किया, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको मिनिमम 6 मोल Al2O3 का भी बनाना है और मिनिमम 15 मोल मैंगनीज का भी चाहिए। तो यहाँ पे 6 मोल तो बन गया अल्युमिनियम, सॉरी Al2O3 का, लेकिन 15 मोल मैंगनीज का भी नहीं बन पाया, इसका 1.5 मोल कम ही है। तो अब इससे रिएक्शन करवाएगा, मतलब आपको मिनिमम 15 मोल चाहिए, तो 15 मोल के लिए कितना मोल चाहिए अल्युमिनियम का, तो 9 मोल के लिए 8 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 8/9 मोल चाहिए, तो 15 मोल के लिए 8/9 इंटू 15, तो ये जो है 3 और ये 5, तो 40/3 मोल चाहिए अल्युमिनियम का। करने का मतलब 40/3 मोल अल्युमिनियम से 15 मोल मैंगनीज का बन जाएगा। सिमिलरली 9 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, मतलब 1/3, तो 15 मोल के लिए 15 का 1/3 15/3 5 मोल चाहिए Mn3O4 का। या फिर इस तरह से देखिए कि जितना Mn3O4 रहता है उसका 3 टाइम्स बनता है, तो अगर 5 मोल है तो इसका 3 टाइम्स बनेगा, तो 15 मोल बन गया Mn3O4। इसके बाद Al2O3 देख लीजिए कितना बनेगा अगर 5 मोल Mn3O4 और 40/3 मोल अल्युमिनियम का है तो 3 मोल के करस्पॉन्डिंग 4 मोल, तो 5 मोल के करस्पॉन्डिंग 3 के करस्पॉन्डिंग 4, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 4/3, तो 5 के करस्पॉन्डिंग 4/3 इंटू 5, तो 20/3 6.666। इससे भी आप निकाल सकते हैं, इसका हाफ बनता है, तो 40/3 का हाफ 20/3, यही तो है। तो जब 5 मोल ये और इतना मोल ये रिएक्ट करेगा तो 6.66 मोल Al2O3 का बनेगा और 15 मोल अल्युमिनियम का बनेगा। तो देखिए आपको मिनिमम 15 मोल प्रोड्यूस करना था और मिनिमम 6 मोल प्रोड्यूस करना था, दोनों प्रोड्यूस हो गया। जबकि Al2O3 का मिनिमम आप लेते हैं तो आपके पास 13.5 मोल ही मैंगनीज का प्रोड्यूस हो पाएगा, जबकि आपको मिनिमम 15 मोल तो प्रोड्यूस करना ही है, तो ये आंसर नहीं होगा। आपको 5 मोल Mn3O4 और उसका रिएक्शन 40/3 मोल अल्युमिनियम के साथ कराना पड़ेगा, तभी जो है मिनिमम 6 मोल Al2O3 का बन पाएगा और मिनिमम 15 मोल मैंगनीज का बन पाएगा। एक्चुअली ये बनेगा तो 6.66 मोल, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि आपको मिनिमम 6 मोल चाहिए ही चाहिए Al2O3 का, तो मिनिमम 6 मोल है, उससे ज्यादा ही है, तो ये भी फुलफिल हो गया। और 15 मोल वाला तो आपको मिनिमम
इन दोनों का इतना इतना मोल चाहिए, तभी आप ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से कीजिए कि हम बोले कि कितना मोल इसका चाहिए, तो मिनिमम 6 मोल बनेगा और मिनिमम 15 मोल बनेगा मैंगनीज का। कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इन दोनों का चाहिए, मतलब मिनिमम आपको कितना मोल इसका चाहिए और मिनिमम कितना मोल इसका चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर 6 मोल हम ले लेते हैं Mn3O4 का और 40/3 से ज्यादा मोल अगर अल्युमिनियम का ले लेते हैं, मान लीजिए 40 मोल, तब तो फिक्स है कि इसका अमाउंट जो है इससे ज्यादा ही बनेगा। तो फिर कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी अमाउंट हो सकता है। इसलिए इसको कर दीजिए कि मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए इसका, ताकि मिनिमम 6 मोल Al2O3 का प्रिपेयर हो जाए और मिनिमम 15 मोल मैंगनीज का प्रिपेयर हो जाए। कहने का मतलब कि इस केस में मैंगनीज का मिनिमम मोल जब प्रोड्यूस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अल्युमिनियम का 6 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा, जबकि अगर Al2O3 का प्रोड्यूस हो जाएगा। जबकि अगर आप Al2O3 का मिनिमम प्रोड्यूस करना चाहिएगा तो उस केस में मैक्सिमम अमाउंट जो मैंगनीज का प्रोड्यूस हो सकता है वो 13.5 मोल ही है, इससे ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है। जबकि आपको मिनिमम 15 मोल चाहिए, तो ये वाला आप नहीं कर सकते हैं कि मिनिमम 4.5 मोल ले लिए Mn3O4 का और मिनिमम 12 मोल ले लिए अल्युमिनियम का। तो उससे एक तो फुलफिल हो जाएगा कि आपका Al2O3 6 मोल बन जाएगा, लेकिन मैंगनीज का जो मैक्सिमम अमाउंट बनेगा वो 13.5 मोल ही बनेगा, जबकि आपको कम से कम 15 मोल चाहिए मैंगनीज का। और जब आप मैंगनीज का 15 मोल प्रोड्यूस कीजिएगा तो Al2O3 का 6.6 मोल प्रोड्यूस हो गया, तो मिनिमम आपको 6 मोल ही प्रोड्यूस करना था। तो इसलिए ये मिनिमम अमाउंट है जिससे कि आप मिनिमम 6 मोल Al2O3 का भी प्रोड्यूस कर सकें और 15 मोल मिनिमम मैंगनीज का भी बन सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।